आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर की बायोग्राफी को, जिनका नाम है जोफ्री चौसर। इनकी बायोग्राफी को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही इनके वर्क्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इनके ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें एग्जाम में हम लोगों से पूछा जा सकता है, मैं आपको उन्हें साथ साथ बताता हुआ चलूंगा, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जोफ्री चौसर को पढ़ना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, क्यों हम लिटरेचर को पढ़ते समय जोफ्री चौसर को पढ़ें। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो जोफ्री चौसर हैं, इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, साथ ही साथ इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। इन्होंने ही इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था, और इसके अलावा इन्होंने राइम रॉयल स्टैंजा, जो कि एक 7 लाइन का स्टैंजा होता है, उसे भी इंट्रोड्यूस किया था। और इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्हें मैं आपको जब वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि क्यों इन्हें ऐसा कहा जाता है, ठीक है, या फिर किसने इन्हें ऐसा कहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी से। देखिए, पहले मैं आपको इनकी बायोग्राफी बताऊंगा, इनकी डेथ तक, और फिर इनके कुछ वर्क्स को डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को पढ़ने ही चाहिए। तो आपकी स्लाइड पर सबसे पहले जोफ्री चौसर के बर्थ की बात कर लेते हैं। देखिए, जोफ्री चौसर की जो बर्थ ईयर है उस पर बहुत कंट्रोवर्सी है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था 1342 में हुआ था, कुछ कहते हैं 1343 में हुआ था। लेकिन हम लोग जो फिक्स मानते हैं, चौसर का जो पीरियड मानते हैं, लाइफ स्पैन मानते हैं, वो 1340 से लेकर 1400 तक मानते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे 1340 ही माने, क्योंकि कुछ लोग यहां पर कभी कभी मैंने कुछ बुक्स के अंदर 5 भी देखा है, 45 भी देखा है, तो ऐसा मानते हैं। तो जो ईयर है बर्थ की इनकी वो फिक्स नहीं है, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। अब बात करते हैं इनके सरनेम चौसर की। जो चौसर सरनेम है इनका, ये कहां से आया है? तो ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। देखिए, यहां पर फ्रेंच वर्ड भी मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए हैं। ये फ्रेंच में लिखे हुए वर्ड हैं, आप इन्हें अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और इस शब्द का, चौसर शब्द का जो मतलब है, ये है शू मेकर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो चौसर के फादर थे वो एक कोबलर थे, शू मेकर थे। मैंने कुछ बुकों में ये लिखा हुआ भी देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नहीं, वो जो कोबलर नहीं थे, वो एक वाइन मर्चेंट थे। लेकिन जो चौसर इनका सरनेम है, ये फ्रेंच शब्द से आया है, जिसका मतलब ही शू मेकर है। इससे पता चलता है कि कभी ना कभी इनकी फैमिली शू बनाने का काम भी करती होगी, लेकिन इनके फादर नहीं करते थे, ना ही इनके दादाजी जो ग्रैंडफादर थे वो भी नहीं करते थे। इससे पहले के जो लोग होंगे वो करते होंगे, इसीलिए चौसर जो शब्द है इनके सरनेम के पीछे लग गया था। अब इनके बात करते हैं पेरेंट्स की। तो जोफ्री चौसर के पिता का नाम जॉन चौसर था, जो क्या थे? एक वाइन मर्चेंट थे। जो जोफ्री चौसर थे, ये एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। आप लोग जानते ही हैं, दारू में कम पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा है। और ऊपर से इनकी मदर जो एग्निस कैप्टन थी, ये भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इनकी माता, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इनके बारे में। अब देखते हैं और कुछ खास चीजें। जो इनका ऑक्यूपेशन है वो ये क्या थे? एक पोएट थे, फिलोसफर थे, ब्यूरोक्रेट थे और डिप्लोमेट भी थे। ये कैसे थे मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। स्पाउस की बात करें तो फिलिपा रियोट के साथ इन्होंने शादी की थी। कब? 1366 में इन्होंने शादी की थी। एजुकेशन की बात करते हैं जोफ्री चौसर की। तो जोफ्री चौसर की एजुकेशन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिस तरह से इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में हमें कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसी तरह से ये कितने पढ़े लिखे थे, कहां से इन्होंने पढ़ाई की, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जबकि देखिए, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको माना जाता है कि 1066 में स्टैब्लिश कर दिया गया था। मतलब चौसर के टाइम से ये पहले स्टैब्लिश हो गई थी। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसको 1209 में स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो हो सकता है कि इन्होंने इन दोनों यूनिवर्सिटीज से भी पढ़ाई की हो, लेकिन कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इनकी एजुकेशन के बारे में ज्यादा डिटेल हमें नहीं मिलती। और चौसर एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपने शासन में, अपने लाइफ स्पैन में इन्होंने 3 राजाओं को रूल करते हुए देखा। सबसे पहले कौन है? एडवर्ड थर्ड है। एडवर्ड थर्ड जो रूल किया था, इन्होंने 1327 से लेके 1377 तक किया था, ठीक है। और उसके बाद आए रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड ने
1377 से लेके 1399 तक किया था। उसके बाद आए थे हेनरी फोर्थ ने 1399 से लेके 1413 तक इन्होंने रूल किया था। तो इन्होंने इन तीनों का शासन भी देखा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो जॉफ्री चौसर हैं, इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉफ्री चौसर के कंटेम्प्रेरी कौन थे, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन में विलियम लैंगलैंड ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। वैसे तो जॉन गोवर को भी इनका कंटेम्प्रेरी माना जाता है, लेकिन विलियम लैंगलैंड के ज्यादा चांसेस माने जाते हैं कि आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा। तो आप विलियम लैंगलैंड का नाम तो ध्यान ही रखेंगे। अब इन लोगों के जो विलियम लैंगलैंड है या जॉन गोवर है, इनके ज्यादा वर्क्स की डिटेल नहीं मिलती या इनकी ज्यादा डिटेल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? फिर जॉफ्री चौसर की क्यों मिलती है? क्योंकि चौसर जो थे ये एक पब्लिक सर्वेंट थे, और जब ये पब्लिक सर्वेंट बन गए थे तो इनकी लाइफ को अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेड करके रखा गया था। इसलिए जॉफ्री चौसर के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, विलियम लैंगलैंड या जॉन गोवर के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि जॉफ्री चौसर जो थे वो एक पहले ऐसे इंग्लैंड के पोएट थे जिन्होंने पोएट्री को लिखा था वहां के लोगों की बोलचाल की भाषा में, ठीक है। जब लोग उस समय पर लिखते थे, क्या लिखते थे? लैटिन में लिखते थे या ग्रीक में लिखते थे, लेकिन जॉफ्री चौसर एक पहले ऐसे पोएट बने जिन्होंने वहां के लोकल लैंग्वेज जो थी, मतलब मिडिल इंग्लिश जो थी, ओल्ड इंग्लिश जो थी, उसमें ही लोगों की लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया पोएट्री को। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पोएट्री कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। यही वजह है इनके फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहलाने की कि इन्होंने ही सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया था, जिसमें लोग आसानी से पढ़ सकें, लोगों को ट्रांसलेट करने की जरूरत न पड़े, किसी और के द्वारा सुनने की जरूरत न पड़े, वो खुद ही इस चीज को पढ़ लें। अब बात करते हैं दोस्तों इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स की, ठीक है, कि किसने इनके बारे में ये ऐसा बोला था। ये दोनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉफ्री चौसर के बारे में कहा गया था विद हिम। देखिए जो हिम शब्द है यहां पर जॉफ्री चौसर के लिए कहा गया है, विद हिम इज बोर्न आर रियल पोएट्री। और जॉन ड्राइडन ने इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है, दोनों ही चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं कि चौसर की लाइफ के जो रिकॉर्ड हैं वो हमें कहां से ज्यादातर मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी ईयर जो है 1357 है जहां से चौसर की लाइफ के रिकॉर्ड हमें ज्यादातर मिलने स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ डी बर्ग के यहां पर, ये एलिजाबेथ डी बर्ग हैं जिनके यहां पर जो एक काउंटेंस है, कहां की? अल्स्टर की काउंटेंस है, उनके यहां पर इनके पिताजी की जानकारी की वजह से, जॉफ्री चौसर के पिताजी की जानकारी की वजह से एलिजाबेथ डी बर्ग के यहां पर इन्हें पेज का काम मिल गया था। तो ये पेज की नौकरी वहां पर करने लगे थे। और जो इसके बाद, ठीक है, एलिजाबेथ डी बर्ग जो है इनकी शादी कर दी गई थी एडवर्ड किंग के, एडवर्ड थर्ड जो था ना उसके बेटे से कर दी गई थी, जिसका नाम था लायनल ड्यूक ऑफ क्लेरेंस, ठीक है। ये ड्यूक थे, कहां के? क्लेरेंस के ड्यूक थे। इनके साथ इनकी शादी कर दी गई थी। जब चौसर अपने टीन एज में ही थे तभी ये कोर्ट के सर्कल में आ गए थे, ठीक है, शाही दरबार के सर्कल में आ गए थे। और इन्होंने वहीं पर ही अपनी सारी की सारी लाइफ, तमाम उम्र इन्होंने वहीं पर गुजारी, वहीं पर काम किया, अपने वर्क्स को लिखा, सारी चीजें करी। अब जो 100 ईयर वार तो उस समय पर चल ही रहा था जिस समय पर चौसर थे, ठीक है। अब मैं आपको 100 ईयर वार के बारे में बता देता हूं। देखिए 100 ईयर वार जो है ये स्टार्ट हुआ था 1337 में और एंड जो हुआ था ये 1453 में एंड हुआ था, ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 116 साल निकल कर आएगा, ठीक है। आप ये मत कहना मुझे कि ये 116 ईयर का वार है फिर भी आपने 100 ईयर वार कहा है। इसे हम 100 ईयर के वार के नाम से ही इंग्लिश लिटरेचर में जानते हैं। तो उस समय पर 100 ईयर वार भी चल रहा था। तो किंग एडवर्ड थर्ड जो है ना, उन्होंने अपने बेटे लायनल के साथ किसको भेजा था? जॉफ्री चौसर को भी भेजा था। जॉफ्री चौसर ने उस समय पर इंग्लिश आर्मी को सपोर्ट किया था। ये भी ट्रेवल किए थे किसके साथ? जो किंग एडवर्ड थर्ड के बेटे हैं उनके साथ। और अगर हम बात करें 1360 की तो जॉफ्री चौसर को वहां पर कैप्चर कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, लेकिन एडवर्ड थर्ड के ये फेवरेट थे। क्यों फेवरेट थे? पहली बात तो इनकी जो बहू थी एलिजाबेथ डी बर्ग, उनके वहां पर ये पेज भी थे। अब ये जो इनके बेटे हैं उनके साथ फ्रांस गए हैं तो इन्होंने क्या किया, जो किंग एडवर्ड हैं 16 पाउंड की रकम देकर उनको छुड़ा लिया। अब आप ये मत सोचना कि ये 16 पाउंड तो बहुत कम है, उस टाइम के हिसाब से 16 पाउंड जो थे वो बहुत ज्यादा रकम होती थी।
अब उसके बाद जो चौसर की लाइफ है ना, एक बार फिर से अनसर्टेन हो जाती है। ठीक है, जो चौसर माना जाता है, चौसर ने कई जगह पर फिर से विजिट करना स्टार्ट किया, ट्रैवल करना स्टार्ट किया। इन्होंने ट्रैवल किया था फ्रांस में, स्पेन में, फ्लैंडर में और इटली के अंदर इन्होंने ट्रैवल किया था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 1366 में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने फिलिपा डी रोएट के साथ जो है शादी कर ली थी। कब? 1366 में इन्होंने शादी कर ली थी। अब ऐसा एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि इस शादी से इन्हें कितने बच्चे हुए थे। लोग मानते हैं कि 3 या 4 बच्चे इस शादी से इन्हें हुए थे। अब जोफ्री चौसर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बुक ऑफ द डचेस जो है, ये द बुक ऑफ द डचेस जो है, ये वर्क किसने लिखा है? तो आप लोगों को आंसर इसका करना है जोफ्री चौसर। ये जो लिखा था ब्लांच ऑफ लैंकास्टर थी एक कौन थी? ये जॉन ऑफ गॉन्ट इनकी वाइफ थी। इनकी डेथ के बाद इन्होंने इस वर्क को लिखा था। कब? 1368 में, 1368 में इस वर्क को लिखा था। ठीक है, अब जब जॉन ऑफ गॉन्ट जो थे, ये इनके बहुत ही अच्छे मित्र थे जोफ्री चौसर के। जोफ्री चौसर ने क्या किया? जॉन ऑफ गॉन्ट की शादी किससे करा दी? अपनी साली कैथरीन से करा दी। जो कैथरीन है ना, ये फिलिपा की बहन ही है, जिसके साथ इन्होंने जॉन ऑफ गॉन्ट की शादी बाद में करा दी थी। तो ये दोनों बाद में आपस में साड़ू साड़ू भी हो गए थे। जोफ्री चौसर ने अपनी लाइफ में लॉ की स्टडी भी की थी। इन्होंने कानूनी पढ़ाई भी की थी, जिसकी वजह से ये किंग एडवर्ड के यहां पर कोर्ट में मेंबर बन गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ जिस पोजीशन पर थे ये, उस पोजीशन पर इन्हें अलग अलग तरीके के टास्क दिए जाते थे। कुछ बड़े ही डिप्लोमेटिक वर्क इन्हें दिए जाते थे करने के लिए। अगर इनकी वाइफ की बात करें तो ये भी एक कोर्ट की एम्प्लॉय थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो जोफ्री चौसर हैं, इन्हें जिस पोजीशन पे थे, उस पोजीशन की वजह से इन्हें कई बार विदेश की यात्रा भी करनी पड़ती थी। जब जोफ्री चौसर अपनी इटालियन ट्रिप पर थे तो ये पेट्रार्क और बकासियो से मिले थे। ठीक है, इन्होंने ही, पेट्रार्क और बकासियो ने ही इन्हें, जोफ्री चौसर को मेडिवल इटालियन पोइट्री के साथ इंट्रोड्यूस कराया था, जिसकी इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है जोफ्री चौसर के लेटर वर्क्स के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं 1378 की। जब राजा थे कौन? रिचर्ड III राजा थे। तो जोफ्री चौसर एक बार मिलान गए थे उस समय पर, जहां पर इनकी मुलाकात सर जॉन हॉकवुड के साथ हुई थी। अब ये सर जॉन हॉकवुड है कौन? जो सर जॉन हॉकवुड हैं, जब आप कैंटेबरी टेल्स को पढ़ेंगे जो चौसर ने लिखा है, उसके अंदर आपको एक नाइट का कैरेक्टर मिलेगा। जो नाइट का कैरेक्टर है ना, वो और कोई नहीं, ये सर जॉन हॉकवुड का ही कैरेक्टर कैंटेबरी टेल्स के अंदर जो है नाइट का कैरेक्टर है। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ रही है। चौसर के टाइम पर ही एक पीजेंट रिवोल्ट हुआ था। देखिए, ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था, तो आप लोगों को बताना है 1381 में पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, जब वहां के राजा कौन थे? रिचर्ड II वहां के राजा थे। राइट, 1389 के अंदर चौसर को एज ए क्लर्क जो है अपॉइंट कर लिया गया था। बढ़ते हैं आगे। चौसर ने 1391 में, बात करते हैं 1391 की। चौसर ने बहुत सारे काम जो है अपनी लाइफ के वो करने बंद कर दिए थे, जैसे जैसे अपनी एज में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसके बाद भी इन्हें जिम्मेदारियां जो हैं सौंपी जा रही थी। ये डिप्टी फॉरेस्टर की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर डाल दी गई थी। 25 अक्टूबर 1400 को जो है चौसर की डेथ हो गई थी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इनकी डेथ का जो कारण है वो हमें नहीं मिलता है। इनकी डेथ का कारण क्या है? अननोन है। और इन्हें बरीड किया गया था, दफनाया गया था कहां पर? वेस्टमिनिस्टर अबे के जो चर्चयार्ड है उसमें जो है दफनाया गया था, जिसे हम पोएट्स कॉर्नर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं जोफ्री चौसर के लिटरेरी वर्क्स की, कि कौन कौन से वर्क्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, या जिन वर्क्स को हमें उनके पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जो द बुक ऑफ द डचेस है, इनका एक ऐसा वर्क है जिससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक एलेजी है जो इन्होंने लिखी थी ब्लांच ऑफ लैंकास्टर की डेथ के बाद। और ये कौन थी? जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी, पहली वाइफ थी। इसके अलावा
एनलिडा एंड आर्कसाइड एक वर्क है इनका, ये भी जोफ्री चौसर ने लिखा है। इसके अलावा द हाउस ऑफ फेम जो है, इस वर्क को भी जोफ्री चौसर ने लिखा है। अब मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क की, जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए डिटेल में, और जो चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो है हीरोइक कपलेट। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हीरोइक कपलेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको जोफ्री चौसर इसका नाम देना है, ठीक है। और या आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि हीरोइक कपलेट को जोफ्री चौसर ने किस वर्क के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका नाम है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये एक वर्क ऐसा है जिसके अंदर जोफ्री चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये हीरोइक कपलेट क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक पेयर ऑफ राइम लाइंस है, मतलब ये जो है एक 2 लाइन का स्टैंजा है और इसकी राइमिंग स्कीम भी सेम ही होती है। इसके अलावा ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो है इनका वर्क है, जिसके अंदर जोफ्री चौसर ने 7 लाइन के स्टैंजा को इंट्रोड्यूस किया था। 7 लाइन का स्टैंजा को हम राइम रॉयल स्टैंजा कहते हैं। कभी कभी आप लोगों को इसकी स्पेलिंग ये भी मिल जाती है, ठीक है, राइम रॉयल, ये भी स्पेलिंग मिल जाती है आप लोगों को लिखी हुई। इसे हम चौसरियन स्टैंजा के नाम से भी जानते हैं। 7 लाइन के स्टैंजा को चौसर ने किस वर्क के अंदर इंट्रोड्यूस किया था? ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये इनका ऐसा वर्क है जिसके बारे में आप लोगों को जानना ही जानना चाहिए, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चौसर का मैग्नम ओपस वर्क कहा जाता है। अब ये मैग्नम ओपस क्या है? मैग्नम ओपस होता है किसी भी राइटर का जो मास्टर पीस होता है ना, उसको मैग्नम ओपस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चौसर का मैग्नम ओपस वर्क है कैंटेबरी टेल्स, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट, ये एक चौसर का इनकम्प्लीट वर्क है, फिर भी इसके अंदर 17,000 लाइन चौसर ने लिखी हैं। चौसर ने कितनी स्टोरीज का ये कलेक्शन है? 24 स्टोरीज का ये कलेक्शन है। देखिए यहां पर मेंशन भी है 24 स्टोरीज चौसर ने इसके अंदर लिखी थी। चौसर ने डिसाइड किया था कि वो इसके अंदर 120 कहानियां लिखेंगे। जब मैं आपको कैंटेबरी टेल्स पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन वो सिर्फ 24 कहानियां इसके अंदर डाल पाए। क्यों? क्योंकि 1387 के आसपास इन्होंने इसे लिखना चालू किया था और 1400 में जोफ्री चौसर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से कैंटेबरी टेल्स जो है ये एक अनफिनिश्ड वर्क रह गया। तो चौसर के बारे में यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्क चौसर का अनफिनिश्ड वर्क है, तो आपको बताना है कैंटेबरी टेल्स। या फिर क्वेश्चन बदल के आपसे पूछा जा सकता है कि चौसर का जो मैग्नम ओपस वर्क है या मास्टरपीस है वो कौन सा है, तो आपको फिर भी कैंटेबरी टेल्स देना है। चौसर ने कितनी कहानियों को इंक्लूड किया है कैंटेबरी टेल्स के अंदर? तो 24 स्टोरीज को इंक्लूड किया है, ये आपको आंसर देना है। और ये 24 स्टोरी 17,000 लाइन से ज्यादा लिखी हुई हैं। आई होप ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।